नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कैसे गृह युद्ध से तबाही तक अपनी अहम भूमिका निभाने के बाद भारत की हर तरफ तारीफ हो रही है। बात होगी कैसे ब्रिटेन चुनाव में भारतीयों को रिझाने के लिए कैमरून हिंदी का सहारा ले रहे हैं, और दिखाएंगे फ्रांस में कैसे एक मुस्लिम छात्रा को लॉन्ग स्कर्ट पहनना महंगा पड़ा। पर शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। नेपाल में आई त्रासदी ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत का एक मौका दे दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान की ओर से आए इस फोन कॉल में पाक पीएम नवाज शरीफ ने भूकंप से भारत में होने वाले जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने भूकंप से प्रभावित नेपाल की मदद के लिए भारत की खुले मन से प्रशंसा भी की। इस बात की जानकारी खुद भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। पीएम ने शरीफ से सार्क देशों के सहयोग से एक रेस्क्यू वेंचर की भी बात कही है, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी की योजना पर पाकिस्तान ने एतराज जताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने के लिए किसी भी विशेष टाउनशिप या स्पेशल जोन बसाने की कोशिश जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन होगा। There cannot be any step that would alter the makeup of the state of Jammu and Kashmir. Any effort to create special dedicated townships or zones, or any other step to alter the demographic makeup of Jammu and Kashmir is in violation of the UN Security Council resolution. पाकिस्तान ने भारत में उसके नाविकों के साथ हुए व्यवहार पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान का एक जहाज तोड़े जाने के लिए भारत जा रहा था, जो रास्ते में डूब गया। दुर्घटना के बाद नाविकों को सुरक्षित बचाया गया और उन्हें गुजरात लेकर जाया गया। तस्नीम असलम के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को पुलिस थाने में रखा गया, जबकि जहाज के चालक दल के सदस्य जो यमन के थे उन्हें होटल में ठहराया गया। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। खुफिया एजेंसी रॉ ने पीएमओ को सौंपी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस से भारत को सबसे बड़ा खतरा है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर आईएसआईएस भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पिछले साल इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, और तब से लेकर अब तक ये खूंखार आतंकी संगठन हजारों लोगों की जान ले चुका है। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 5,700 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन तबाही के बीच चमत्कार भी सामने आ रहे हैं। काठमांडू में 144 घंटे बाद 15 साल के एक किशोर को जिंदा बचा लिया गया। मलबे से निकाले जाने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसकी हालत फिलहाल बेहतर है। इससे पहले एक 4 महीने के बच्चे और 27 साल के युवक को भी मलबे के नीचे से जिंदा निकाला गया था। नेपाल में लगातार राहत बचाव का काम जारी है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूर दराज के इलाकों में राहत काम में हो रही देरी से लोग नाराज हैं। नेपाल में आए भयानक भूकंप का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तिब्बत चीन बॉर्डर के जलोंग पोर्ट के रहने वाले एक शख्स ने बनाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूकंप के बाद पहले भूस्खलन हुआ और फिर चारों तरफ धूल का गुबार उठा। वीडियो शूट करने वाले शख्स बेन शुफेंग ने बताया कि जिस वक्त भूकंप आया वो घबराकर इधर उधर भागने लगे। भूकंप के बाद जलोंग पोर्ट इलाके में भी भारी नुकसान हुआ और फिलहाल तिब्बत के इस इलाके का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। अमेरिका में ओबामा का समर्थन कर चुके युवा वोटर्स 2016 में होने वाले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का साथ देते नजर आ रहे हैं। ये बात एक चुनावी सर्वे में सामने आई है। हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि अभी तक रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ से कराए गए सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल के 55% अमेरिकी युवा वोटर्स हिलेरी क्लिंटन को पसंद कर रहे हैं। हालांकि अश्वेत युवा व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन उम्मीदवार की एंट्री चाहते हैं। हिलेरी अगर चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।
फ्रांस में 15 साल की मुस्लिम छात्रा को काले रंग की लंबी स्कर्ट पहनने की वजह से 2 बार क्लास में जाने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके खुले तौर पर यह धार्मिक कदम है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। हालांकि छात्रा का कहना है कि उसकी स्कर्ट में कुछ भी खास नहीं था और वो स्कर्ट बेहद सामान्य थी और उसमें कोई धार्मिक साइन नहीं बना था। सारा नाम के इस लड़की को उसके हेड टीचर ने क्लास में आने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मुस्लिम महिलाएं लंबे स्कर्ट पहनती हैं और ये धार्मिक आस्था को दिखाने वाला है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मलाला यूसुफजई पर जानलेवा हमले के मामले में 10 दोषियों को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन 10 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था। मलाला यूसुफजई पर तालिबानी आतंकियों ने साल 2012 में हमला किया था और उसके सर में गोली मार दी थी। हमले के वक्त मलाला की उम्र सिर्फ 15 साल थी। गोली लगने के बाद मलाला को इलाज के लिए लंदन लेकर जाया गया और फिलहाल वो लंदन में ही रह रही हैं। लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली मलाला को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इजराइल में एक महिला ने सिगरेट नहीं मिलने पर पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में आग लगा दी। बेहद चौंकाने वाला ये वीडियो जेरूसलम का है, जहां एक महिला ने कुछ यूं पेट्रोल पंप पर कार को आग के हवाले कर दिया। पहले महिला ने अपनी कार में पेट्रोल भर रहे शख्स से सिगरेट मांगी, लेकिन जब उसने सिगरेट देने से इनकार किया तो ये महिला गुस्सा होकर वापस लौटने लगी। इसके बाद महिला फिर पलटी और कार के पेट्रोल टैंक के पास आग लगाकर चली गई। चंद सेकंड्स के अंदर आग फैल गई और कार को अपनी चपेट में ले लिया। तो 10 बड़ी खबरों के बाद अब बात भारत के उस कौशल की जिसने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है। हमारे देश की इंसानियत का वो पहलू जो भारत को विश्व बंधु बना देता है। जब भारतीय नागरिक मुश्किल में हो तब तो भारत अपनी ताकत झोंकता ही है, लेकिन भारत इतनी ही तत्परता से तब भी काम करता है जब बात किसी और देश के नागरिकों की भी हो, तो भी भारत अपनी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटा है। ये तस्वीरें महज रेस्क्यू की नहीं हैं, ये तस्वीरें नए भारत की हैं, उस भारत की जिसने अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखाई है। खास बात ये ताकत किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं दिखाई गई है, बल्कि मानवता की रक्षा करते हुए एहसास कराई गई है। इस्लामिक स्टेट ने जब इराक में कहर ढाना शुरू किया तो वहां भारत के ऑन रिकॉर्ड 4000 लोग फंसे हुए थे। भारत ने उस वक्त सब्र और समझदारी से काम लिया। जैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफें बयां की, भारतीय विदेश विभाग सक्रिय हो गया और इराक से हजारों लोगों को 10 दिन के अंदर ही भारत सुरक्षित लैंड करा लिया गया। इनमें वो नर्सेस भी शामिल थीं जो इस्लामिक स्टेट के चंगुल में फंसी थी। कुछ ऐसा ही यमन में हाल ही में हुए दंगल के दौरान हुआ, जब यहाँ हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच गदर चल रहा था। तो भारत चुपचाप यहाँ फंसे अपने 4000 नागरिकों की सुरक्षित वापसी में जुटा हुआ था। जब तक यमन की धरती से एक भी भारतीय वापस नहीं आ गया, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठी। खास बात तो ये रही, यमन में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारत ने विदेशी नागरिकों को भी युद्धग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकाला। जहाँ यूरोपीय देश वहाँ पहुँचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, वहाँ भारतीय सेना के जाबाज मिसाइलों और गोलों के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। यहाँ के अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा चीन और पाकिस्तान के नागरिकों को भी भारत ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला। ये हाल में पड़ोस के देशों में इस तरह की बातें हुई हैं कि अस्थिरता पैदा हुई है, तो वहाँ पे नेचुरली मानवता के ऊपर बड़ा वो बोझ आता है। तो भारत ने हमेशा से, चाहे वो पहले ऑपरेशन लिबिया में रहे हों, इजिप्ट में रहे हों, इधर अब गल्फ कंट्रीज में रहे हों, हमेशा से उन्होंने पहल करी और जल्दी से जल्दी, न कि अपने देशों को, अपने देशवासियों को, बल्कि जो और देशवासियों ने, जिन्होंने भी और देशों ने से रिक्वेस्ट करी, उन सब की मदद करी। और अभी हाल में नेपाल में भी यही बात की गई है। ऐसा ही मौका नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के वक्त भी आया, जब भारत के हवाई दूत फरिश्ते बनकर नेपाल पहुंच गए। आपदा को घंटे भर भी नहीं बीते थे कि हवाई दूत लोगों की मदद को तैनात हो गए। इस राहत बचाव कार्य के दौरान भारत ने किसी की राष्ट्रीयता नहीं पूछी, सिर्फ इंसानियत को मजहब बनाकर अपना काम किया। जरूर बढ़ी और ये भी इनको पता लगा है कि जब कोई क्राइसिस होगा तो भारत हमारी मदद करेगा और मौजूद रहेगा।
तो ये तो एक अच्छा स्टेप था और हमारी तारीफ उन लोगों की भी करना चाहिए जो कि वहां जाके मदद कर रहे हैं, जो फौजी हैं, जो नॉन फौजी हैं, जो दूसरी चीजें हैं, सबको मिला के, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरे भारत की इसमें तारीफ है और इससे साख जरूर बढ़ेगी। भारत ने पिछले कुछ दिनों में खुद को जिस तरह मानवता के रक्षक के तौर पर दिखाया है, उसे लेकर दुनिया भर में ये संदेश गया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मामले में भारत का जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां तो भारत अब महज अपने नागरिकों को लेकर ही चिंतित नहीं रहता, उसकी चिंता का दायरा जो है दक्षिण एशिया तक बढ़ चुका है। तभी भारतीय पीएम ने एक और ऐसा प्रस्ताव रखा है जो भारत के संवेदनशील पहलू को सामने लेकर आता है। पीएम ने इस पूरे सेंसिटिव देशों की रेस्क्यू टीमों के एक साथ अभ्यास की बात कही है ताकि बचाव और राहत कार्यों को लेकर सार्क देशों में अफरा तफरी का माहौल न बने। उनकी यह पहल दक्षिण एशिया के देशों के लिए फायदेमंद होगा। एशिया के एक बड़े उपमहाद्वीप के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को देखा जाता है। खासतौर पर दक्षिण एशिया की बात की जाए तो भारत इस पूरे इलाके का एक बड़ा देश है और भारत भी खुद को सार्क देशों में एक बड़े भाई की तरह देखता रहा है। उनको वो पूरी तरह मदद करने का जो हमारे एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज हुई है, वो करें। और दूसरा, आगे ये हो कि जो जिन जिन देशों में हमारी दोस्ती बनाए स्पेशल तरीके से, तो वहां पर जो है ये हो कि वहां पे आगे इस तरह की बातें ना आ पाए और जल्दी से जल्दी वहां पर एक्शन ले लिया जाए। अब वो खुद देशों की उनकी अपनी जो है कैपेबिलिटीज इस तरह की बना दी जाए और आपस में इस तरह के हमारे आपस में संबंध होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज से हों, चाहे किसी माध्यम से हों, ताकि इमीडिएटली जो अगर वहां पे कहीं दिक्कत आ रही है तो हमको वो खबर दे दें और हम जाके वहां पे मदद कर सकें। जब भी किसी देश में कोई आपदा आई तो भारत ने हमेशा अपना सहयोग दिया। हाल ही में नेपाल में आई कुदरती आपदा को लेकर भारत ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, उससे भारत की संवेदनशील राष्ट्र की इमेज को बल मिला है। पाकिस्तान के पीएम ने जब भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके भारत में भूकंप के दौरान हुए नुकसान पर दुख जताया, तो नेपाल में भारत के सहयोग पर हमारी तारीफ करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने इस बात की ट्विटर के जरिए जानकारी दी। पीएम मोदी ने भी नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान एक ऐसा प्रपोजल रखा जो भारत या पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सार्क कंट्री जो सब एक दूसरे के आसपास हैं, सबके बॉर्डर एक है, इनकी इकोलॉजी एक है, ज्योग्राफी एक है, कोई रिवर लाइन है, वही उसी रिवर से जाते हैं, वही हिमालयन है, तो प्रॉब्लम सिमिलर है। वही अर्थक्वेक एक जगह आएगा, दूसरी जगह भी आएगा। तो अगर इनकी जॉइंट एफर्ट हो तो उससे फायदा होगा। नवाज शरीफ ने मोदी के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी जताई, क्योंकि पाकिस्तान में भी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप कम नहीं होता। भौगोलिक परिस्थितियों के नजरिए से देखें तो दक्षिण एशिया का पूरा इलाका ही प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। ऐसे में किसी भी देश में आई एक आपदा मिनटों में जान माल का काफी नुकसान कर जाती है। ऐसे में अगर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्यों ने मिलकर कोई क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई या फिर अपने स्किल्स का इंटरचेंज शुरू किया तो इस पूरे इलाके के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। सार्क देश एक साथ आ सकते हैं और कुदरती आपदाओं के दौरान किस तरह कम नुकसान हो, इसे लेकर एक साथ मिलकर रेस्क्यू टीम और डॉक्टर सालाना अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक स्कीम और एक दूसरे का इक्विपमेंट और मदद जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि नॉर्थ में हो। अगर कभी अभी श्रीलंका में क्या हो जाता है या मालदीव में कुछ हो जाता है तो वो तो सी बोर्न होगा जरूरत। तो वो सब चीजें जो सोच है वो सही है कि सार्क कंट्रीज को मिलकर इस स्कीम में रहना चाहिए। भारत ने आपदा प्रबंधन के नजरिए से अपने खुद के देश में कई बार अपना कौशल साबित किया है। यही वजह है कि बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने में भारत कुशल हो चुका है और यही कौशल अगर पड़ोसी देशों तक पहुंचा तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लीबिया, इराक या फिर यमन,
तीनों ही युद्धग्रस्त इलाकों से जब भारतीयों को निकालने की बात आई तो भारत ने जो कूटनीतिक और सामरिक कौशल दिखाया उसे दुनिया ने देखा। दुनिया ने जाना कि भारत में कितनी क्षमता है। जो देश अपने नागरिकों को वहां से नहीं निकाल पा रहे थे वो भी भारत से ये रिक्वेस्ट करते नजर आए कि उनके नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। और ये घटनाएं भारत को विश्व बंधु वाकई साबित करते हैं। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातें अगर भारत ने की है तो वाकई उन्हें करके भी दिखाया है। जिस भारत की छवि एक विकासशील देश के तौर पर बनी हुई थी, जिस भारत की खामियां गिनाने में पश्चिम के देशों को कभी हिचक नहीं हुई, आज वही भारत अपनी मानवीय और कुशल आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया भर की नजरों में आ चुका है। नहीं, जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसको दुनिया देखती है, उससे आपका साबित होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आपकी फोर्सेस कितना काम कर सकती हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपने किस तरह से बंदोबस्त किया, तो उससे आपकी साख बढ़ती है। अगर आप खराब बंदोबस्त करेंगे तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूं कि भारत के लोग जहां भी गए बाहर, चाहे फौज हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या कोई और सिविल हो, जो जैसे अभी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं वहां पर आर्मी तो नहीं है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग उनका काम की तारीफ करते हैं। भारत के रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशंस ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग पहचान दी है और भारत की छवि को मजबूत राष्ट्र के तौर पर पेश किया है। भारत यूनाइटेड नेशंस के हर पीस कीपिंग ऑपरेशन में आगे रहा। हाल के वक्त में दक्षिण एशिया में आने वाली आपदाओं या फिर युद्ध में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की गारंटी भारत बना। ऐसे में भारत की छवि एक ऐसे संवेदनशील और मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी है जिसे दुनिया चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो देश जो कल तक उसका नाम खुले तौर पर लेने से हिचकते थे, वो उसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा है भारत अगर किसी को दोस्त या भाई मानता है तो उसे निभाने का दम भी हमारे राष्ट्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ब्रिटेन में होने वाले चुनाव को लेकर। आपको बताएं कि आम चुनाव में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन 15 लाख भारतीय किसी पार्टी के पक्ष में वोट देंगे यह भी साफ नहीं है। हालांकि डेविड कैमरून की कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो उनकी कोशिश भारतीय वोटर्स को अपने पक्ष में करने की है और इसके लिए कैमरून हिंदी और हिंदी गानों का सहारा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव में वोटर को रिझाना किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद होता है और ब्रिटेन के मौजूदा पीएम डेविड कैमरून फिलहाल इसी मुहिम में जुटे हैं। कैमरून कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से दोबारा पीएम पद के उम्मीदवार हैं और 7 मई को होने वाली वोटिंग के बाद तय हो जाएगा कि कौन ब्रिटेन में दोबारा सत्ता संभालेगा। कैमरून के साथ कुल 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, पर असल मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरून और लेबर पार्टी के एड मिलीबैंड के बीच है। 7 मई को होने वाले चुनाव में ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय वोटरों की भूमिका भी अहम रहने वाली है। यही वजह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार कैमरून भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने के लिए हिंदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कैंपेनिंग में हिंदी गाने बजाए जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा कंजर्वेटिव पार्टी के सिंबल नीले रंग से जुड़ा नीला है आसमां नाम का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए भारतीय मूल के वोटरों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि कैमरून से बेहतर उनके बारे में कोई नहीं सोच सकता। इतना ही नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछली सरकार के 4 सांसदों के अलावा 14 नए भारतीय मूल के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है और यही वजह है कि कैमरून हिंदी में कहते हुए सुनाई दिए कि फिर एक बार कैमरून सरकार। If there's one thing that you'd like to say to voters from the Indian community, maybe you've been to India several times. If you've picked up any Hindi and you'd like to say it to them, well, I'll try. Fir ek baar, Cameron Sarkar. ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 15 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिन्हें कंजर्वेटिव पार्टी खुद के लिए काफी अहम मान रही है। बीते 5 सालों में कैमरून कई बार ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी के इवेंट्स में शामिल भी हुए और हाल ही में लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर कैमरून ने भारत और भारतीयों की खुलकर तारीफ भी की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कैमरून भारतीयों को ये भरोसा दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जीत से न सिर्फ भारत के साथ बिजनेस डील्स बेहतर होंगी, बल्कि यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का भी ब्रिटेन समर्थन करेगा। यानी हिंदी में भारतीयों के हितों की बात करके कैमरून दिल जीतने के साथ वोट भी पाना चाहते हैं। Fir ek baar, Cameron Sarkar. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जरा सोचिए कि आपका प्लेन लैंड करने जा रहा हो और आसपास सिर्फ बर्फीले पहाड़ हो, चट्टानों से टकराने का डर और खाई में गिरने का खतरा भी हो, या फिर रनवे का एक बीच पर बना हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही खतरों के रनवे और आपको बताएं कि इनमें हाल ही में भूकंप की विनाश लीला का गवाह बना। नेपाल का लुक्ला एयरपोर्ट भी इसमें उसका रनवे भी शामिल है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। Please fasten your seat belts and refrain from smoking. I hope you enjoy your flight. Thank you. कई लोगों को हवाई यात्रा टेंशन देती है। हवाई जहाज से ट्रैवल करने के नाम से ही लोगों को पैनिक अटैक आने लगते हैं। डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया जाना है ना? हाँ, जाना है। एरोप्लेन में बैठकर जमीन से हजारों फीट ऊपर ट्रैवल करने से कई लोग गुरेज करते हैं। लेकिन जरा उन पायलट्स के बारे में सोचिए जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में एरोप्लेन को चलाते हैं और कई बार तो उन पर दारोमदार होता है खतरनाक रनवे पर सेफ लैंडिंग करने का। क्योंकि जरा सी चूक यमराज के दर्शन करा सकती है। सबसे पहले देखिए, ये है प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कैरिबियन आइलैंड सेंट मार्टिन का एयरपोर्ट है और यकीन मानिए इसकी लैंडिंग के समय जरा सी भी चूक का ऑप्शन है ही नहीं। पहाड़ों के बीच से गुजरकर जब हवाई जहाज रनवे की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ सटा है माहू बीच, जहां हर समय लोगों का तांता लगा रहता है। ये रनवे छोटे और मिड साइज विमानों के लिए पर्याप्त है, लेकिन बड़े विमानों को यहाँ लैंड करवाना बहुत पेचीदा काम है। इसके लिए पायलट को विमान को इतना नीचे लाना पड़ता है कि वो रनवे के बैरियर को छुए। यहाँ रनवे बैरियर के पीछे बने बीच से शुरू होता है, जिससे यहाँ रिस्क दोगुना हो जाता है।